गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और हरियाणा जीके लगभग कंप्लीशन पर आ गई थी। कुछ इक्के दुक्के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे, जिनमें से एक टॉपिक मैंने स्टार्ट करवा के आधा इनफैक्ट 2/3 हिस्सा पढ़ा दिया था। हरियाणा में ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई थी, परिवहन की बात हुई थी। और परिवहन के हरियाणा में वैसे तो किसी भी देश में या किसी भी जगह 4 साधन हो सकते हैं, या तो बाय एयर जिसमें एयरपोर्ट्स पढ़े जाते हैं, या रोड ट्रांसपोर्ट की बात हो सकती है, या रेलवेज़ की बात हो सकती है, या वाटर ट्रांसपोर्ट की बात हो सकती है। तो क्योंकि हरियाणा में कोई बहुत बड़ा सागर, महासागर या इतनी कोई बारहमासी चलने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ ऐसा यूज़ नहीं होता। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो इन तीनों में से 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। रोड ट्रांसपोर्ट इकलौता रह गया था। रेल ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था कि हरियाणा में पहली रेल भारत के 20 साल बाद चली। 1854 के आसपास, 53 के आसपास हमारे यहाँ रेलों पे मेन काम हुआ था। तो हरियाणा का नंबर आया 1873 में। और वो रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ जब निकले तो जब आगे गए तो रेवाड़ी बीच में पड़ा था। फिर हमने देखा था कि किस तरह की गेज हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, जिनमें तीनों के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। अपने हरियाणा के रेवाड़ी से रिंगस की तरफ जाती है मीटर गेज, और हरियाणा के कालका, जो कि आपका पड़ेगा पंचकुला का हिस्सा, यहाँ से ऊपर की तरफ पहाड़ों में जाती है अपनी नैरो गेज। और ब्रॉड गेज तो सबसे बेहतर लाइन का एग्जाम्पल अगर हम दें तो हमने 3 मेन लाइन पढ़ी थी, जिनमें आपकी दिल्ली से सोनीपत, पानीपत वाली ये लाइन आगे तक चली जाती है, ब्रॉड गेज। फिर हमने लिंक मार्ग पढ़े थे, 3 इंपॉर्टेंट मार्ग पढ़े थे रेलवेज के। दिल्ली से निकलने वाली सोनीपत क्रॉस करके पानीपत आगे अंबाला कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा पकड़ेगी एक। दूसरी दिल्ली से बहादुरगढ़, झज्जर और ये वाला रूट पकड़ के पूरी आगे तक निकल जाएगी। और एक हमने पढ़ी थी दिल्ली से रेवाड़ी वाली। फिर हमने देखा था हरियाणा में 3 रेलवे जोन्स थे, एक नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, एक नॉर्दर्न रेलवे और एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। फिर हमने देखा था कि हरियाणा में सबसे बड़ा जंक्शन जब पूछा गया तो वो कहा था रेवाड़ी जंक्शन, जहाँ से अलग अलग 6 डायरेक्शंस में ट्रेन निकलती हैं। फिर हमने एयरपोर्ट्स की बात की थी, तो एरोस्पोर्ट्स पूरे भारत में एक पट्टी डेवलप की गई है, राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सिटी एक डेवलप की गई है अपने नारनौल महेंद्रगढ़ में। फिर हमने असैनिक हवाई अड्डे पढ़े थे, और ये पढ़ा था कि कहाँ एयरफोर्स स्टेशन हैं जिनके हवाई अड्डे भी हैं। तो ये 2 टॉपिक उम्मीद करती हूँ तुमने किताबों से पढ़ लिए होंगे। जो भी किताब तुम्हारे पास है वो बेस्ट है, हर किताब अच्छी है, हर किसी ने मेहनत करके ही किताबें बनाई हैं। कभी टाइम मिल जाए तो गूगल पे सर्च कर लिया करो, वरना किताब सबसे बेस्ट चीज़ है पढ़ने के लिए। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करेंगे, जिसका कि बहुत सारे लोगों में हमेशा एक डर रहता है कि वाटर, ये अपना जो रोड ट्रांसपोर्ट है, ये याद नहीं होता, बेसिकली समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ समझ में आएगी तभी याद होगी, और जब तक समझ डेवलप नहीं होगी तब तक याद हो ही नहीं पाएगी। तो आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 ट्रांसपोर्टेशन में से 2 हम पढ़ चुके, एक रह गया था सड़क वाला, आज उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, मैं इसको मैप से समझाऊंगी, क्योंकि वैसे बोलने से चीज़ें याद नहीं होंगी, न पढ़ने मात्र से। इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे मैप के साथ, कि हरियाणा में नेशनल हाईवेज किस तरह से हैं, कौन सा नंबर है। पुराने नंबर्स की अब ज़रूरत नहीं है, अब जो प्रेजेंट में नंबर हैं, जैसे NH-1-2 अब कोई नहीं पूछता, अब NH-44 की बात करते हैं। ऐसे ही NH-71, 72 अब कोई बात नहीं करता, उनकी जगह जो नए नंबर्स आ गए हैं उनकी बात करते हैं। तो हम नए नंबर्स के बारे में बातचीत करते हुए पूरे हरियाणा के मेन देखिए, टोटल की बात करूं तो नेशनल हाईवेज हरियाणा में 32 हैं। 152D सबसे नया है, जो आपके महेंद्रगढ़ नारनौल को जोड़ने वाला है, अंबाला कुरुक्षेत्र, फिर आगे वो लंबी पट्टी पूरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेज में है वो निकल जाती है। तो सबसे नया जो अपना नेशनल हाईवे है वो 32वें नंबर का है। जितने आपके मुंह में दांत है ना, उतने आपके नेशनल हाईवे। पहले 29 याद करते थे, तब मैं कहती थी कि जितने आपके देश में राज्य हैं उतने याद कर लेना। आप जितने मुंह में दांत हैं उतने नेशनल हाईवेज याद कर लेना, 32 नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या होते हैं? नेशनल हाईवे होते हैं वो सड़कें जो स्टेट्स को या स्टेट यूटीज को आपस में जोड़ती हैं, यानी 2 राज्यों को, 3 राज्यों को आपस में जोड़ने वाली, या 4-6 राज्यों को, या बहुत सारे राज्यों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों को, जिनके की बनाने का पैसा केंद्र सरकार देती है। और इन सब के ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है जिसको कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत के जितने नेशनल हाईवेज हैं इन सब के ऊपर काम करती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक सी अगर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी ना, तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा मार्कर चाहिए मुझे,
ये NHAI जिसका मेन काम है हाईवेज के ऊपर काम करना, क्योंकि देखो जब 2 राज्यों, 4 राज्यों, 6 राज्यों या यूटीज में से सड़क गुजरती हैं तो हर राज्य सोचता है कि यार मैं क्यों पैसा लगाऊं, या मैं बस इतनी अपने हिस्से तक की बना दूं। तो पूरे देश को जो सड़कें आपस में जोड़ती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं भारत सरकार में, जब जब जो भी सरकार आएंगी तो इंफ्रा का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, पार्ट होता है कि क्या आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्ट, सड़क ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से विकसित है। अगर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, विदेशी आपके यहाँ आएंगे पैसा लगा देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ रोड्स का, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम खराब है, आपके यहाँ रेल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कौन आपके यहाँ आएगा। तो हम लोग अपने आप को लकी माने कि हरियाणा में ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। चाहे नेशनल हाईवेज की बात कर लें या आप रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें। हाँ, मान लिया कि एरोप्लेन्स का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे उतना कामकाज नहीं है, लेकिन बहुत दूर भी तो नहीं है ना, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो हम अपने आप को बेहतर मानते हैं कि बाकियों से हम ज़्यादा बेहतर हैं। ये सब हटा दो यहाँ से, ये ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज की अपने हरियाणा में। मैं पहले आंकड़ों की बात करती हूँ, फिर मैप से पढ़ेंगे। हमारे हरियाणा में 32 टोटल नेशनल हाईवेज हैं, जिनको बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका एक हेड होता है, जिसका काम ही पूरे देश में नेशनल हाईवेज बनाना है। जो आपके स्टेट के हाईवेज है ना, उसमें आपकी राज्य सरकार पैसा लगाती है। जो आपके नेशनल हाईवेज हैं, इनका पैसा केंद्र सरकार यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो 32 नेशनल हाईवे हैं। आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नंबर 9, NH9, नेशनल हाईवे नंबर 9। ये आपने नंबर नहीं दिए, ये पूरे देश में NHAI नंबर अभी पीछे चेंज किए हैं 2018-19 के आसपास। अदरवाइज पहले इसका नंबर था NH10। एक मूवी भी है अनुष्का शर्मा की NH10 करके, वो पूरी हरियाणा पर, और जो ये खाप पंचायत और इस तरह के ना ऑनर किलिंग, इस पर बेस्ड थी। उस मूवी का नाम ही NH10 था। तो उसमें दिखाया गया ये पूरा रूट जो है कैसे वीरान है और किस तरह के क्राइम्स इस पे होते हैं। तो वही NH10 अब कहलाता है नेशनल हाईवे नंबर 9। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हरियाणा का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। देश का नहीं कह रही मैं, वो NH12 जो अब नया बन गया NH44 वो है। ये हरियाणा का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, NH नंबर 9। ये 286 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ये दिल्ली से निकलता है, और दिल्ली से निकल के ये एंटर करता है हरियाणा के बहादुरगढ़ में। देखो मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, फिर आपको याद करना आसान दिखेगा। ये मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से एक नेशनल हाईवे निकलता है, आपके बहादुरगढ़ को टच करता है, इसमें एंटर करता है। आप सब जानते हैं बहादुरगढ़ गेटवे ऑफ हरियाणा है, और दिल्ली और बहादुरगढ़ तो बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल सटे हुए हैं, और 2 किलोमीटर की दूरी पर टच हो जाता है दिल्ली बहादुरगढ़ से, यानी देश की राजधानी से आप बिल्कुल टच है आपका झज्जर का कौन सा शहर? बहादुरगढ़, जिसको गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बहादुरगढ़ से आगे ये बढ़ता है, ये तो ये झज्जर हो गया, बहादुरगढ़ का मतलब क्या हुआ? झज्जर, अगर जिले की बात करें। फिर ये आगे बढ़ता है और ये रोहतक में एंटर करता है, और रोहतक में ये मेनली टच करता है सांपला को, महम को जहाँ आपने बावड़ी पढ़ी हुई है, और एक अस्थल बोहर जहाँ आपने कनफटे साधु पढ़े हैं। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ये सब नाम आपने सुन रखे हैं। सांपला, महम, अस्थल बोहर, ये रोहतक के वो शहर हैं जो इस नेशनल हाईवे पर स्थित हैं। तो ये नेशनल हाईवे दिल्ली से निकल के आपके यहाँ बहादुरगढ़ में यानी झज्जर में एंटर हुआ, फिर बहादुरगढ़ झज्जर क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा, रोहतक की तरफ गया। यहाँ महम है जहाँ चौबीसी चबूतरा फेमस है, अस्थल बोहर जहाँ यूनिवर्सिटी है बाबा मस्तनाथ की, कनफटे साधु जहाँ जिनसे संबंधित हुआ करते थे, और एक सांपला बताया मैंने आपको। इसके बाद रोहतक के आगे ये निकल जाता है और ये हिसार में मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़, जिसमें हांसी है, हिसार है, अग्रोहा है, इनको टच करता है। अग्रोहा, ठीक है। तो देखो दिल्ली से झज्जर, झज्जर से रोहतक, रोहतक से हिसार, और फिर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये निकल जाता है फतेहाबाद की तरफ, और फतेहाबाद से आगे क्रॉस करके ये निकलता है सिरसा, और सिरसा के आगे बढ़ता हुआ लास्ट इसका स्टॉपेज है डबवाली, और वहाँ से फिर ये एंटर कर जाता है पंजाब। ये थोड़ा सा ना टेढ़ा ज़्यादा हो गया आपको दिखाने के चक्कर में, मैप में अभी हम देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। ठीक है। क्या हुआ? कैमरे में कुछ दिक्कत है, साउंड की भी इशू आ रहा है, एक बार देख लो ज़रा, आप अपना एक बार टेस्ट कर लो फ़ोन में। ठीक है, चलो देखो दोबारा, दिल्ली से आपको पंजाब की तरफ एक नेशनल हाईवे समझना है,
दिल्ली से हमारे बहादुरगढ़ में एंटर हुआ, झज्जर का पार्ट है, रोहतक में गया जिसमें महम आया, सांपला आया, अस्सल बोहर आया, फिर आगे गया वो हांसी, हिसार, अग्रोहा, आगे गया तो उसने फतेहाबाद को क्रॉस किया, फिर सिरसा, और लास्ट में सिरसा में ही पड़ता है डबवाली, वहाँ से वो पंजाब की तरफ निकल गया। ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जिसका पुराना नंबर 10 था, अब नहीं पूछने वाला कोई, प्रेजेंट में नंबर याद रखना, नंबर 9, सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो हरियाणा में रन करता है। ठीक है, चलिए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि साउंड लो है, कुछ लिख रहे हैं कि ठीक है। ये अपने लेवल पे अपने अपने फ़ोन को आप चेक कर लीजिए। ये समझ में आ गया होगा, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, भारत की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है। एक नेशनल हाईवे आपने रूट देखा, अब ये मैप में बहुत आसान दिखेगा। दूसरा नेशनल हाईवे मैं आपको इसी में थोड़ा रफ समझा दूं, फिर मैप अच्छी तरह समझ में आएगा। आपके यहाँ पर बहुत पहले एक रोड बना था जिसका नाम था GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इसका फुल फॉर्म था, और इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने, जिन्होंने 1540 से 1545 तक राज किया था, और जो हुमायूं के बहुत बड़े दुश्मन साबित हुए थे, क्योंकि हुमायूं को उनसे लड़ने के बाद भागना पड़ा था देश छोड़ के, और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जाके शाह के यहाँ शरण ली थी। आपके देश पे पूरे बादशाहत जिसकी चलती थी, जिसके पिता का भी नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस आदमी को, उस शेरशाह सूरी ने आपके हरियाणा में, हरियाणा तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज पूरे भारत की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने पेशावर, जो आज पाकिस्तान है तब तो भारत था, पेशावर से लेके आपकी पहली राजधानी यानी कलकत्ता तक एक सड़क बनाई थी। तो सोचो, पाकिस्तान से वो सड़क पंजाब, हरियाणा और ये दिल्ली, और फिर दिल्ली से आगे निकल जाती है यूपी की तरफ, और मुड़ती मुड़ती ये फिर पूरा क्रॉस करके गंगा नदी के हेरफेर का हिस्सा समझ जाओ, और चली जाएगी कलकत्ता तक। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करती थी ये GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। बाद में GT रोड जो है ये नेशनल हाईवे बन गई, और इस नेशनल हाईवे के 2 पार्ट बन गए, एक को नंबर दे दिया NH1 और एक को नंबर दे दिया NH2। ये NH1 जो था ना, ये पेशावर से चलता चलता चलता, यानी पाकिस्तान से चलता 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 आपका हरियाणा क्रॉस करता करता दिल्ली तक आता था, इसको नंबर दिया गया था NH1। और दिल्ली से फिर ये दोबारा एक बार हरियाणा में एंटर करता था, हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल को टच करता हुआ फिर ये नीचे निकल जाता था यूपी की तरफ, मथुरा की तरफ, और फिर ये पूरा क्रॉस करता करता यूपी और आगे समझते चले जाओ मैप के हिसाब से कलकत्ता तक जाएगा, तो पूरी बेल्ट को कवर कर जाएगा, बंगाल तक की को। इसका दिल्ली से निकलते ही नंबर हो जाता था NH2। तो NH1 और NH2 ये मिक्सचर था किस रोड का? GT रोड का, जो पेशावर से कलकत्ता तक जाता था। लेकिन जब आपका देश आज़ाद हुआ तो पेशावर तो हमारे हाथ से चला गया, तो उस कंडीशन में फिर हमने अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता तक के रोड को GT रोड कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पेशावर हमारा नहीं बचा ना। तो हमने अमृतसर से दिल्ली NH1 और दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली सड़क को नंबर दे दिया NH2। लेकिन अभी लगभग 2 साल पहले ये सब कुछ नंबर्स बदले और नए नंबर्स दिए गए नेशनल हाईवेज को। NHAI करती है ये सब काम, उसने इस GT रोड का, जिसको आप GT रोड कहते थे, ऐड करके और एक नया नेशनल हाईवे डेवलप कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए, जिसको नंबर दिया गया NH44 या नेशनल हाईवे नंबर 44। और इसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज ऐड हो गए हैं, 6 या 7 बड़े बड़े नेशनल हाईवेज थे जो इसमें ऐड हो गए। ठीक है, रुक रही है वीडियो, साउंड कम आ रही है, ऐसे मैसेजेस हैं। ठीक है, चलिए, टेक्निकल टीम लगी हुई है इस पे, इस काम पे। कैसे पिछली क्लास में भी दिक्कत थी ये? अच्छा, इसमें क्लास में दिक्कत है। चलिए, नीरज देख रहा है इस काम को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, NH44 के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक बात समझ में आ गई होगी। पास्ट में क्या था, पेशावर से कलकत्ता तक एक सड़क थी जिसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने, उसका नाम था GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसी को हमने नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2, अमृतसर से दिल्ली तक NH1 बना दिया और दिल्ली से कलकत्ता तक NH2 बना दिया। अब आपकी NHAI ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और पूरे देश को सड़कों के एक जाल से बांधने की कोशिश की, जिसमें NH1 और 2 के नंबर्स बदले गए। और अब नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 की बजाय आप एक बहुत बड़े नेशनल हाईवे का हिस्सा बन गई ये दोनों सड़कें आपके राज्य की, और उस नेशनल हाईवे का नंबर दिया गया 44। तो 44 नेशनल हाईवे
आपके यहाँ अभी भी क्लास में दिक्कत है? आप एक उसको बैठा दो और वो देखता रहे, जहाँ क्लास रुके मुझे बता देना, ठीक है? तो देखो अब नेशनल हाईवे 44 कैसे, अब ध्यान से समझना। इसकी एंट्री होती है आपके अंबाला में, ठीक है? अंबाला, ये अंबाला शहर में भी है और इसी सड़क पे अंबाला कैंट भी पड़ता है। आप अच्छी तरह जानते हैं ना अंबाला कैंट, जहाँ पे 57 की क्रांति शुरू होनी थी लेकिन हो नहीं पाई थी क्योंकि श्याम सिंह नाम के एक आदमी ने वो गड़बड़ कर दी थी और अंग्रेज जो चर्च जाने थे 10 बजे वो गए नहीं थे। उन्होंने 57 की क्रांति को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था अंबाला में। खत्म तो खैर क्या किया था, बाद में भड़कने की कोशिश की थी सैनिकों ने, लेकिन एक होता है ना कि जो आउटपुट निकलना था वो निकल नहीं पाया। तो अंबाला में इसकी एंट्री है पंजाब से आते ही। अंबाला के बाद ये आता है आपके कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में ये 2 शहर मेन पड़ते हैं नेशनल हाईवे 44 पर। एक का नाम है जहां पर आपका, ठीक है भाई, स्टूडेंट्स जो है ना वो अभी हमारी टेक्निकल टीम कह रही है कि ओके चल रहा है, इन्होंने अपने अपने फ़ोन चला रखे हैं, मुझे बता रहे हैं कि ओके है। हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत हो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम कह रहे हैं, हो सकता है क्योंकि 3-4 लोग इसी काम पे हैं स्पेशल, वो कह रहे हैं ठीक चल रहा है, उन्होंने क्लास देखी होगी चला के। तो कुरुक्षेत्र में पीपली, जहाँ आपका चिड़ियाघर भी है, छोटा चिड़ियाघर यहाँ पर, और एक है शाहबाद जहाँ आपका हॉकी का गढ़ कहलाता है, हॉकी का गढ़ है शाहबाद। तो आपने एक वो मूवी पीछे आई थी, मुझे नाम नहीं ध्यान कौन सी थी, वो उसमें भी शाहबाद कुरुक्षेत्र में दिखाया गया था कि कैसे हॉकी की टीम डेवलप हुई थी वहाँ से। तो आपके कुरुक्षेत्र में बिल्कुल ये सीधा रोड है, बिल्कुल सीधा, अंबाला से शुरू हुआ, अंबाला से स्टार्ट इन द सेंस आपके हरियाणा में, वैसे तो ये पंजाब से है। अंबाला में एंटर हुआ, अंबाला शहर भी इसके किनारे है और अंबाला कैंटोनमेंट या अंबाला कैंट भी, जो 1843 में कैंटोनमेंट बना था, उससे पहले कैंट एरिया हुआ करता था करनाल में। आगे आते हैं बिल्कुल सीधे तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के 2 इंपॉर्टेंट शहर, एक पीपली जहाँ पे चिड़ियाघर है और एक शाहबाद जो कि हॉकी का गढ़ कहलाता है हरियाणा में। इसके बाद ये सीधे आके आ जाता है करनाल में, और करनाल में जो है आपका नीलोखेड़ी पड़ेगा, नीलोखेड़ी, एक जहाँ ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, वो युद्ध स्थल जिसको आप तराइन कहते हैं, और एक घरौंडा, घरौंडा। ये 3 मेन इलाके हैं, और तो हैं और भी, लेकिन वो छोटे गांव टाइप के, कस्बों का जिक्र कम करते हैं, मेन शहर की बात ज़्यादा करते हैं। पहले सबसे पहले तो ज़िले पता होने चाहिए, ज़िले के साथ इंपॉर्टेंट शहर पता होने चाहिए, एक एक गांव को याद करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो हम मेन देखते चलेंगे अंबाला, जिसमें कि अंबाला शहर भी है, अंबाला कैंट भी है। कुरुक्षेत्र के 2 इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से? पीपली और शाहबाद। पीपली चिड़ियाघर के लिए इंपॉर्टेंट है और शाहबाद हॉकी का गढ़ है। इसके बाद करनाल के 3 शहर हैं, तराइन जहाँ 1191 1192 में तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई, और 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई, फिर नीलोखेड़ी है और एक है आपका घरौंडा। इसके बाद ये नीचे उतर के आता है करनाल के बाद पानीपत में। पानीपत में एक इंपॉर्टेंट शहर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका समालका पड़ेगा, समालका, तो समालका पानीपत में। और उसके बाद जब ये नीचे आएगा सोनीपत में, ये वही पुराना जीटी रोड है जिसको आज आप NH44 के नाम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये सोनीपत में एंटर करता है। और सोनीपत के 4 बड़े एरिया तुम्हें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि चारों की इंपॉर्टेंस है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब ये 4 एरिया कौन से हैं मैं अपोजिट में लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची है। सोनीपत में आते, इनफैक्ट सोनीपत से की स्टार्टिंग में पड़ जाता है गन्नौर। आप सब जानते हैं गन्नौर में इंटरनेशनल एक मंडी विकसित हो रही है, और जो हमने पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर एक मंडी है जिसको कहते हैं रुंगीस मार्केट, उसकी तर्ज पर हमने यहाँ पर अपने हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में इंटरनेशनल फल और सब्जियों की, हॉर्टिकल्चर को जिसमें ध्यान रखा गया, एक ऐसी मार्केट डेवलप की गई। तो गन्नौर में ये बिल्कुल गन्नौर शहर है जो कि इस GT रोड पे पड़ता है या NH44 पे। आगे आए तो फिर मुरथल की बात करेंगे, मुरथल जहाँ की आप जानते हैं हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था सरकारी। किसकी बात हो रही है? ये आज के डी क्रस्ट की। 1987 में उस कॉलेज ने काम करना शुरू किया था। आज दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन पहले वो सिर्फ एक छोटा सा कॉलेज था, और आज डी क्रस्ट का बहुत बड़ा नाम है। और वहीं उसके पास ही सीपेट पड़ता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जो किसमें प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो वही मुरथल की बात हो रही है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हमारा पड़ता है राई, जहाँ हमारा मेगा फूड पार्क है, इंडस्ट्रियल एरिया है राई में, और मेगा
फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क आपके मेनली 3 ही हैं, या तो अंबाला के साहा में, या राई में, या फिर बरही या बड़ी गांव में। और उसके अलावा जितने हैं वो फूड पार्क हैं, मेगा फूड पार्क नहीं है। मेगा बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। इसके बाद और आगे जाते हैं तो कुंडली है। ये वही कुंडली है जहाँ से आपका KMP स्टार्ट होता है। कुंडली, मानेसर और पलवल वाला, जो आपकी वो रिंग की शेप है ना एक सड़कों की, मैं थोड़ी देर में बना के भी दिखाऊंगी, वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल, यानी पश्चिमी परिधीय जो पूरी रोड कवर करती है हमारे इलाके को, हरियाणा को, और एक पूर्वी परिधीय जो कवर करती है यूपी के पूरी बेल्ट को। तो यहाँ पे ये कुंडली, ये चारों गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली किसके हिस्से हैं? ये सोनीपत के। समालका का मैंने नाम लिया, SMK लिख देती हूँ, ये पानीपत का। करनाल के 3 शहर नीलोखेड़ी, तराइन और घरौंडा। कुरुक्षेत्र का पीपली, शाहबाद। अंबाला का दोनों, अंबाला शहर भी और अंबाला कैंट भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल फूड पार्क नरवाना में है। अब कोशिश करो सामने ध्यान से पढ़ने की और समझने की। ये टॉपिक बिल्कुल टाइम पास का नहीं है और इसमें कुछ भी बेशक टाइप मत करो, मैं नहीं देखती हूँ कभी भी। सिर्फ अपना 100% फोकस पढ़ने और समझने पर रखना। ये टॉपिक मैं बहुत दिन से कह रही थी मैं करा दूंगी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कराई थी ताकि पहले तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बेस समझ जाए। इसलिए देखो ट्रांसपोर्टेशन में पहले आसान कराए। आज ये टफ टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। फिर अब मैप से समझाऊंगी इसको तो आसान दिखेगा। इसके बाद सोनीपत के बाद ये दिल्ली में एंटर हो जाता है। नेशनल हाईवे 44 जो पहले GT रोड था या नेशनल हाईवे नंबर 1 था, ये दिल्ली चला जाता है। आज का नेशनल हाईवे 44 के नाम से बात करेंगे, अब GT रोड नहीं कहेंगे, ठीक है। दिल्ली के बाद ये फिर से हरियाणा में एंट्री करता है, क्योंकि दिल्ली को 4 हमारे जिलों ने टच कर रखा है। आप चारों के नाम जानते हैं, तो ये हमारे एरिया में फिर से आता है। और अब ये दिल्ली, अब मैं दिल्ली से आगे अगले पेज पे बना देती हूँ। मान लीजिए यहाँ दिल्ली है, अब ये दिल्ली से निकलता हुआ आपके फरीदाबाद में फिर से एंटर करेगा। FBD मतलब फरीदाबाद। और फरीदाबाद में आपका एक तो जहाँ ये मेला लगता है ना, कौन सा मेला है? सूरज कुंड का मेला। यहाँ पे शहर है और सूरजपाल तोमर ने बसाया था ये। और तोमर डायनेस्टी आप जानते होंगे, दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से उन्होंने ही 736-37 में बसाया था, ठीक है। और इसके अलावा फरीदाबाद में बल्लभगढ़, जिसका अब नाम है बलरामगढ़, क्योंकि बलराम कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जिनको वो बोलते थे, जिनके नाम का मंदिर भी है वंचारी या बंचारी पलवल में, ठीक है। तो यहाँ बल्लभगढ़ जिसका पुराना नाम था अब बलरामगढ़, ये भी पड़ता है NH 44 पर, और सूरज कुंड भी पड़ता है। इसके बाद फरीदाबाद के बाद ये रोड आगे बढ़ जाती है और ये चली जाती है आपके पलवल में। और पलवल में वो जगह है जहाँ पे ये जो इसके बिल्कुल पास इसी पर बसा है इनफैक्ट होडल। और इसके बाद ये निकल जाएगी यूपी की तरफ। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको अपने आप से मतलब है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन हरियाणा का पढ़ रहे हैं, देश का नहीं पढ़ रहे। तो अपने दिमाग में अपनी चीज़ें क्लियर रखना। मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोड बताए, एक देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 जिसकी एंट्री हुई है आपके अंबाला से, वहाँ से वो कुरुक्षेत्र आया, वहाँ से करनाल आया, फिर पानीपत आया, फिर सोनीपत आया, फिर फरीदाबाद गया और उसके बाद वो पलवल गया। यानी कितने हो गए ये 7 इलाके हो गए। 7 कैसे? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, 5 तो डायरेक्ट हो गए लंबे लाइन में। इसके बाद दिल्ली आता है, सोनीपत के बाद छोड़ दें उसको, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल। तो कितने हो गए टोटल? 7 जिले। इन 7 जिलों में शहर कई सारे पड़ गए। मैं छोटे शहरों गाँव की बात नहीं कर रही, वो ढेर है, बहुत सारे हैं। आप सोनीपत से पानीपत जाते हैं तो ही GT रोड पर NH 44 पर ढेर गाँव हैं। हर एक का नाम थोड़ी याद करना होता है, लेकिन मेन की बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं अंबाला की एंट्री पर। तो अंबाला शहर भी और कैंट भी। कुरुक्षेत्र की बात करें तो पीपली और शाहबाद। अगर करनाल की बात करें नीलोखेड़ी, तराइन और घरौंडा। और उसके बाद नीचे पानीपत आ जाए, समालका। सोनीपत के 4 बड़े इलाके, क्योंकि चारों में कुछ ना कुछ बड़ा है इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज मैं कुहंड या कुहांड वाला भी इलाका बता सकती थी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था। अब सोनीपत में गन्नौर, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट है। इसके बाद मुरथल, जहाँ की हरियाणा की पहला इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज था। इसके बाद राई, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और जहाँ पे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, जहाँ
यहाँ राजीव गांधी नेशनल एजुकेशन सिटी डेवलप हो रही है। और इसके बाद चौथा मैंने बताया आपको कुंडली, जो कि कुंडली मानेसर पलवल की स्टार्टिंग है। तो यहाँ तक ये हमारे यहाँ रहेगा, फिर ये दिल्ली में जाएगा आगे, फिर ये फरीदाबाद के बलरामगढ़ कह लो या बलरामपुर कह लो या फिर बल्लभगढ़ कह लो, बल्लभगढ़, और आगे जाके फिर सूरजकुंड आ गया उसी में, दिल्ली से लगता ही तो है सूरजकुंड, कुछ 22 किलोमीटर के अंतर पर है। और उसके आगे जाके होडल पलवल, वहां से यूपी। 2 नेशनल हाईवे बता दिए, एक नंबर 9 और एक नंबर 44। एक हमारा सबसे लंबा और एक देश का सबसे लंबा। देश का सबसे लंबा है ना, वो है 3745 किलोमीटर। तुम्हारे यहाँ उतना नहीं है, वो पूरे देश में है 3745 किलोमीटर। और जो आपका सबसे लंबा है NH नंबर 9, देखो जो दिल्ली से बताया था, कहाँ आया था, बहादुरगढ़ झज्जर, फिर रोहतक के महम में, अस्थल बोहर में, सांपला में, फिर कहाँ गया था वो, रोहतक से आगे हिसार, अग्रोहा, हांसी, फिर गया था फतेहाबाद, फिर गया था सिरसा, डबवाली, और फिर चला गया था ऊपर पंजाब में। तो दोनों समझ में आ गए होंगे, देश का सबसे लंबा भी और आपके हरियाणा का सबसे लंबा भी। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा का छोटा। देखो ये सारा एक था, मैप में ये एक दिखेगा, यहाँ समझाने के लिए तुम्हें डबल बनाई है मैंने शीट्स। अब बात करें हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, लंबा तो हमने देख लिया, देश का 44 है और आपका नंबर 9 वाला दिल्ली से रोहतक के रूट पे जाएगा, डबवाली होता हुआ पंजाब। और जो 44 है ये अंबाला से एंटर करके पूरा जो ये ना आपका यमुना नदी, इसके लगभग पैरेलल है, लेकिन यमुना आपके यमुनानगर से आई थी, वो अंबाला से आए, तो थोड़ा सा ऊपर अलग है, बाकी पैरेलल चलेगा। ठीक है, चलिए अपने छोटे नेशनल हाईवे की बात करते हैं हरियाणा में। ये 2 नदियां आप जानते हैं, यमुना और घग्गर। यहाँ चंडीगढ़ पड़ता है, पंजाब का हिस्सा है ना चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक नेशनल हाईवे है जो पंजाब कवर करता 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 फाइनली आपके यहाँ घुस जाता है 5 किलोमीटर, हरियाणा के डबवाली में एंटर करता है। तो क्योंकि डबवाली हमारा है तो हमने कह दिया ये नेशनल हाईवे हमारा भी गिना जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नेशनल हाईवे किसी एक की बपौती नहीं होता, जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसका हक हो गया, हक इन द सेंस उसके वहाँ वो गिना जाएगा। ठीक है, तो ये डबवाली में आया लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर। तो आप ये कहते हैं कि इसका नंबर है NH 54। पहले ये NH 64 था, अब ये 54 है, ये नंबर घटा है, तो 54 जो है ये आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, NH 54। मैप में मैं देखूंगी अगर मिलेगा, शायद मैप में ये नहीं दिखा रखा। हाँ, मैप में ये मैंने उसको कहा तो था दिखाने के लिए, लेकिन उसने दिखाया नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके हल्का सा बता दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, बड़े हमने समझ लिए, समझने की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ याद करना है, वो नंबर से हम याद कर लेंगे। तो हमने देखा भारत का सबसे लंबा, अपना सबसे लंबा, दोनों के रूट हमें समझ में आ गए। अब छोटे छोटे नेशनल हाईवेज भी आएंगे, जैसे NH 5 है आपका, जो पहले 22 था, आपका नेशनल हाईवे नंबर 105 है, 352 है, 52 है, 152 है, 709 है, 907 है, और इस तरह के डिजिट्स हैं बहुत सारे। तो सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैप में पढ़ के जाना हमारी एक जिम्मेदारी है। नेशनल हाईवेज बहुत सारे राज्यों को आपस में जोड़ सकते हैं, कम से कम 2-3 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो आप कॉमन सेंस यूज करना कि आपके यहाँ से अगर नेशनल हाईवे है तो आपको सिर्फ 5 राज्य टच करते हैं, या तो वो उत्तराखंड की तरफ जाता होगा, या हिमाचल प्रदेश की तरफ जाता होगा, या पंजाब की तरफ जाता होगा, या यूपी की तरफ जाएगा, या राजस्थान की तरफ, क्योंकि इन्हीं की सीमाएं आपसे लगती हैं। और नेशनल हाईवे है तो कॉमन सेंस है कि वो किसी राज्य में या यूटी में निकलेगा ही निकलेगा। तो जितने नेशनल हाईवेज पढ़ेंगे, अगर एक बेसिक समझ तुम्हारे अंदर है तो तुम बहुत आसानी से समझते और सीखते चले जाओगे। ठीक है, चलो अब इनको आंकड़ों को पढ़ते हैं किताबी भाषा में, क्योंकि हमने समझ लिया, पहला काम होता है समझना, उसके बाद फिर थोड़ा सा किताबी भाषा से पढ़ना पड़ता है। देखो ये है परिवहन और जनसंचार। हरियाणा परिवहन की दृष्टि से एक समृद्ध, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, 5-6 पॉइंट थे जिसमें बताया था कि सबसे कम पक्की सड़कें जींद में हैं, सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई हिसार और सिरसा में है, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है पक्की सड़कों का वो अंबाला में है, सबसे कम जींद में। सब पढ़ा चुकी मैं, ये वही पॉइंट्स हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास देखोगे ना, ये देखो बताया था हरियाणा में CNG बस भी हैं, AC बस भी हैं, सारथी वॉल्वो भी है, और हरियाणा उदय भी है, लो फ्लोर AC बस भी चलती हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए थे। इसके बाद फिर सड़क परिवहन को मैंने रोक दिया था। देखो ये पॉइंट याद करो, पक्की सड़कों का घनत्व तो सबसे ज़्यादा अंबाला में और सबसे कम कहाँ है, जींद में। लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप चेक कर सकते हो आज। और लंबाई ज़्यादा कहाँ है, हिसार और सिरसा में, और कम लंबाई है जो एरिया छोटा होगा फरीदाबाद और पंचकुला में। घनत्व कहें तो ज़्यादा अंबाला में, कम कहें तो जींद में। लंबाई, घनत्व और लंबाई कम, ये तीनों पॉइंट्स याद कर लेना।
ठीक है। उसके बाद आके मैंने सड़क परिवहन रुकवा दिया था, क्योंकि सड़क पहले पढ़ाती तो टफ लगता, फिर आपको लगता कि सारे ही परिवहन टफ हैं, जबकि दो तो बहुत आसान थे। है आसान आज का भी, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ध्यान देना पड़ेगा, फिर आसान दिखेगा। चलो पढ़ते जाएंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ें ज़रा। हरियाणा राज्य के सभी गांव और नगर पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं हरियाणा एक एडवांस्ड स्टेट है। हरियाणा में जीडीपी में हम बहुत आगे हैं, 5वें 6ठे नंबर पर हम रहते हैं। हरियाणा एक रिच स्टेट है, अमीर राज्य है। दिल्ली से लगता है एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा तो हम ही कवर करते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बिजली आती है, पानी आता है, सड़कें आती हैं, कनेक्टिविटी आती है, वो सब बेहतर होगी। बाकियों से तो बेहतर होगी क्योंकि एनसीआर का हिस्सा हैं आप। आर्थिक सर्वेक्षण, हर साल इकोनॉमिक सर्वे कराया जाता है, जिसके अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 26,431 है। क्योंकि ये किताब 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी में आई थी छपके, और 19 तक के आंकड़े अवेलेबल थे, इसलिए मैंने उस टाइम के आंकड़े लिखे थे। अब ये बढ़ गई होगी, ये हर साल बढ़ती है। खैर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होगी, क्योंकि आप ये लगा लो 20 के मार्च में तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो ये 26 से हद 27 कुछ बढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है। राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व बार बार बताया जा रहा है, अंबाला में है। सबसे कम घनत्व जींद और सिरसा में। कम पूछे तो जींद और ज्यादा पूछे अंबाला। हरियाणा सरकार द्वारा 16 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। ड्राइवर्स को ड्राइविंग ट्रेनिंग देने के लिए आपके यहाँ सेंटर्स चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुरथल जो कि जीटी रोड पे पड़ता था, जिसको आज आप NH44 कहते हैं, यहाँ भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र भी है और हल्के वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र भी है। यानी ड्राइविंग का कॉलेज मान लीजिए या ट्रेनिंग सेंटर मान लीजिए। ठीक है। इनमें हल्के वाहन चालकों के लिए मुरथल में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। भारी वाहन तो ऑलरेडी था, हल्के का अब प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया मुरथल में। मुरथल जहाँ के कि ढाबे बहुत फेमस है पराठों के लिए, और जो ये मुरथल है इसका मेन अट्रैक्शन जो है वो वही है टूरिस्ट के लिए, यहाँ के ढाबे। राज्य में 4 चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसके 2 फुल फॉर्म है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग, ड्राइवर नहीं कह रही मैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग यानी ड्राइव करने की ट्रेनिंग लेने के लिए, और रिसर्च के लिए एक सेंटर है, और एक है ट्रैफिक की ट्रेनिंग देने के लिए रिसर्च सेंटर। ठीक है। अब ये मारुति उद्योग लिमिटेड के सहयोग से बहादुरगढ़ में बना दिया एक, ऐसे ही अशोक लीलैंड जो भारी भारी ट्रक वगैरह बनाता है उसके सहयोग से कैथल में बना दिया। सेंट्रल हमें हेल्प मिली तो हमने भिवानी में बना दिया और मेवात में। इन सब में क्या करते हैं, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन भारी और हल्के वाहन आ गया तो मुरथल टिक करके आना। ठीक है। राज्य में सड़कों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये हर राज्य में मिलेंगी, एक नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे, एक आपकी लोकल सड़कें जो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ती हैं, गाँव को जोड़ती हैं, ब्लॉक्स को जोड़ती हैं। नेशनल हाईवे का पैसा आप नहीं लगाते, वो देश का NHAI खुद लगाता है, यानी सेंट्रल सरकार से या केंद्र सरकार से पैसा लेता है। स्टेट मिनिस्ट्री पैसा देती है स्टेट हाईवे का, यानी जो आपके राज्य के अंदर अंदर है, बाहर नहीं जाते वो। और उसके अलावा जो लोकल लेवल पे सड़कें होती हैं उनको PWD देखरेख करता है, नगर निगम वगैरह देखरेख करते हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का फुल फॉर्म है ये, नेशनल यानी राष्ट्रीय, NH हाईवे तो ये रहा, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण, और इंडिया मतलब भारतीय। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, के नवंबर 2018 तक के आंकड़े, क्योंकि किताब मैंने 18 में तैयार की थी, उसके आंकड़े थे ये। थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। राज्य में हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवेज की लंबाई 3000 किलोमीटर है। ये हो सकती है बढ़ के अब 200-400 बढ़ गई हो, क्योंकि कुछ नेशनल हाईवेज अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जैसे वो मेवात नूहू वाला, ये महेंद्रगढ़ वाला था 152D, तब ये प्रस्तावित था, फिर इसके ऊपर काम हो गया। लेकिन एक आइडिया रखना कि 3000 के हेरफेर में है। तो पूछे नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे लगभग 3000 के आसपास। ठीक है। हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 2% है। आपके पास टोटल देश की जमीन का कितना परसेंट है, 1.34। आपके पास टोटल देश की आबादी का कितना है, 2%। आपके पास टोटल देश के जो नेशनल हाईवे हैं उसका भी 2% है बस। ठीक है। ये कितना है, 3000 के आसपास। इसमें हम छोटी सड़कों की बात नहीं कर रहे, तो 3000 के आसपास 2% है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 9 है। मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया था। 9 आपके दिल्ली से बहादुरगढ़ यानी झज्जर, रोहतक, महम, सांपला,
अस्थल बोहर, आगे जाके हिसार, हांसी, अग्रोहा, आगे जाके फतेहाबाद और मुड़ के फिर सिरसा और मंडी डबवाली और वहाँ से फिर पंजाब, वो है। ये कितना है? 286 के आसपास है ये, 85 पॉइंट समथिंग है। कोई बात नहीं, अगर आप पॉइंट ना याद रखो तब भी चल जाएगा, 285 पॉइंट समथिंग या 286 मान लो, ठीक है। ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है आपके हरियाणा का। वैसे तो 44 है देश का, लेकिन आपका, इसलिए मैंने इसका रूट बना के दिखाया था ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। इस टेबल को ऐसे समझना बड़ा मुश्किल होता है, रटना होता है बेसिकली, तो वो रटने से बढ़िया है हम इसको इसमें समझें, मैप में। एक बार देखना जरा, क्या ये मैप सबको दिखाई देगा? दिखेगा? ठीक है, बहुत आसान। अब समझना बहुत आसान होगा अगर आपको ये मैप दिखेगा तो। अगर मैप ना दिखे ना तो चिंता नहीं करनी, आपके पास किताब होगी, कोई भी किताब किसी भी राइटर की। जैसे मैं अपने यहाँ पे ये वाली अपनी किताब लगवा रही हूँ, हरियाणा जीके की। इसमें अगर देखोगे तो पेज नंबर मेरे ख्याल 144 के हेरफेर में ट्रांसपोर्टेशन है, जितना मुझे याद है। 141 के आसपास ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन 141 पर है। अगर आपके पास ये वाली किताब है तो वेल एंड गुड, आप निकाल सकते हो इसमें। और 144 पेज पर तो नहीं है ये, 142 पेज पर है। 142 पेज निकाल के और इसके पास देखना शुरू कर देना। अगर आपको ना दिखे इसमें, और अगर दिख जाए तो वेल एंड गुड है, इसी पे समझ लो, फिर अपनी किताब से देखना। कोई भी किताब तुम पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं मुझे विजिबल है। चलो अब सुन के समझना, ठीक है। पहली प्रायोरिटी होती है हम ध्यान से समझें चीज़ों को, तभी फिर हम चीज़ को किताब से पढ़ेंगे या बाद में कहीं से भी पढ़ोगे तो आसान दिखेगा। अब सुनते चलना। ये सबसे ऊपर है पंचकुला, मैं बताती रहूंगी तो नहीं भी दिखे तो भी टेंशन मत लेना। सबसे ऊपर है पंचकुला, और पंचकुला के साइड में छोटा सा बना हुआ है, ये आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। पंचकुला से टच है चंडीगढ़। चंडीगढ़, पंचकुला और पंजाब का मोहाली मिलके ट्राई सिटी कहलाते हैं, 3 शहर इकट्ठे। कौन कौन? पंजाब का मोहाली, ये चंडीगढ़ और आपका पंचकुला। आपकी राजधानी को सिर्फ आपका एक जिला टच करता है और उसका नाम है पंचकुला। इस पंचकुला में 3 नेशनल हाईवेज हैं, 5, 7 और 105। जो नंबर 5 है ना, ये पहले 22 था, पहले की बात बेशक याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 जिसका नाम है, अब ध्यान से देखो, ये पंचकुला में नंबर 5 जो देख रहे हो, यहाँ तुम्हें अगर पिंक ये नजर आ रहा हो तो ये पिंजौर पंचकुला से निकल के और ये आगे चला जाता है हिमाचल प्रदेश की तरफ, और वहाँ एक जगह पड़ती है स्वर घाट। हिमाचल भी याद रखोगे तब भी कोई इशू नहीं है। यानी आपके हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर से एक रोड निकलता है, नेशनल हाईवे, जो हिमाचल प्रदेश के स्वर घाट को जोड़ता है। तो 2 स्टेट्स तो हो गई ना कम से कम, इन दोनों के बीच में तो 2 स्टेट्स के जो भी हाईवेज होते हैं उनको नेशनल हाईवेज में गिना जाता है। तो नंबर 5 आपके पिंजौर से पंचकुला के हिस्से को जोड़ देता है स्वर्घाट हिमाचल प्रदेश से। एक बात। दूसरी बात, इसके ऊपर आप देख रहे हो 105 लिखा है, ये क्या है? आपके पंचकुला को, ये पूरा पंचकुला है जितना ये है, पंचकुला को शिपकिला दर्रा, सुना है शिपकिला दर्रा? हिमाचल प्रदेश में है। तो शिपकिला एक जगह का नाम है, तभी तो दर्रे का नाम पड़ा। तो आपके हरियाणा के पंचकुला से शिपकिला तक जाता है ये रोड, आगे तक, बहुत आगे तक, बिल्कुल। ये मान लो कि बहुत टफ जो रोड है, जो पैसेज है शिपकिला दर्रे वाला, वहाँ तक ये रोड चला गया। तो 5 और 105 आपके पंचकुला में, दिमाग में बैठाओ इनको सुन के। 5 वाला आपके पंचकुला के पिंजौर से हिमाचल के स्वर्घाट की तरफ चला जाता है, और एक आपका नंबर है 105, एक जैसे तो है 5 और 105। 105 आपके पंचकुला से चला जाता है ऊपर, कहाँ दूर तक? शिपकिला दर्रे तक। नाथुला, बोमडिला, शिपकिला, ये दर्रे है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है 7, ये जो 7 है ना, ध्यान से देखो, अगर तुम्हें दिखता हो ये तो बहुत अच्छी बात है। पंचकुला से यहाँ से वो 2 तो ऊपर गए थे, 5 और 105 हिमाचल की तरफ, ये नीचे की तरफ आया 7। क्यों? क्योंकि इसको जाना है इस तरफ। पंचकुला से निकल के ये अंबाला आएगा, और अंबाला से ये निकल जाएगा इस तरफ, यानी यूपी से जो ऊपर का हिस्सा है उत्तराखंड का, उसकी तरफ। तो आप ये लगा लो, 2 हिस्से ऊपर गए थे, 5 और 105। 7 अंबाला से, ये पंचकुला से नीचे अंबाला, और अंबाला से फिर निकल गया आपका ये उत्तराखंड की तरफ, ठीक है। 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 और 105 याद रखना। इसके बाद मेन बहुत बड़े बड़े पहले देखेंगे, फिर ये छोटे छोटे आप अपनी किताब में देखोगे समझ में आएंगे। 44 को नोटिस करते हैं अब। 44 जो रूट मैंने पूरा समझा भी दिया। 44 ध्यान से देखो, 44 को यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ये अंबाला में एंट्री है। यहाँ देख रहे हो बहुत सारी पिंक लाइन दिख रही हैं, ये अंबाला है,
जहाँ ये बहुत सारी पिंक दिख रही हैं। यहाँ से आपका NH44 एंटर हुआ, जो आपके इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 3745 3745 किलोमीटर पूरे भारत को कवर कर जाता है। और ये लगा लो कि उत्तर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक बहुत सारे नेशनल हाईवेज आज इसका हिस्सा बन गए हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है ये। अंबाला से अंबाला शहर भी और अंबाला कैंट भी इसके हिस्से में पड़ा। आगे गया देखो अंबाला से, ये जिसपे मैं ये पिंक लाइन, ये कुरुक्षेत्र में एंटर हो गया। और कुरुक्षेत्र में मैंने आपको बताया शाहबाद जो हॉकी का गढ़ है, मेन शहर, और एक आपका पीपली जहाँ की छोटा चिड़ियाघर है, ये कुरुक्षेत्र में आ गया। तो अंबाला बाहर से आया था ये अमृतसर से, पंजाब से, अंबाला में घुसा, अंबाला से सीधा कहाँ गया, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से नीचे आया करनाल में। और देखो ये करनाल में यहाँ ये जो बहुत सारी पिंक लाइन दिख रही है ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में करनाल से नेशनल हाईवेज जा रहे हैं। तो करनाल आपकी CM सिटी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। करनाल में आपका NH44 आया और करनाल का तराइन, नीलोखेड़ी और घरौंडा, 3 बड़े शहर, इंपॉर्टेंट शहर आपके इस, जिसको पहले आप GT रोड कहते थे, जिसको आप NH1 बोलते थे और आज आप NH44 बोलते हैं, इसी पर हैं। तो दिमाग में अगर मैप है ना तो मुश्किल नहीं है। अंबाला, अंबाला शहर भी, कैंट भी, कुरुक्षेत्र, नीचे आ गया करनाल। अब करनाल में यहाँ से आगे चला, देखो यहाँ से आगे चला और ये आ गया पानीपत में। पानीपत में आपको दिख रहा है पिंक कलर की लाइंस हैं, जो सीधी लाइन है ना ये है NH44। पानीपत का मेन क्या है, समाल का सबसे मेन है। अब गांव की बात मत करना, गांव तो ढेर बसे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आया सोनीपत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सोनीपत के 4 इंपॉर्टेंट शहर कह लीजिए, एक तरह से कस्बे से तो खैर बड़े हैं क्योंकि वहाँ कई बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई। जैसे गन्नौर है तो इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट डेवलप हो रही है। और एक आपका बताया मैंने मुरथल है, जो कि पहली सरकारी कॉलेज था, पहला इंजीनियरिंग का, जिसको आज डीक्रस्ट कहते हैं। सीपेट भी वहीं पर है। फिर बताया आपको राई पड़ता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। और फिर बताया कुंडली, जहाँ से कि वो पूरी रिंग बन रही है ना, बन चुकी है KGP और KMP वाली, जिसका उद्घाटन 2018 में मोदी जी ने कर दिया था वहाँ। तो ये सोनीपत के 4 शहर पड़ेंगे इसी रूट पर। देखो यहाँ आके वाइट कलर में दिल्ली है, तुम्हें रोड नहीं दिखा रखे क्योंकि तुम्हें अपने से मतलब है, तुम्हें दिल्ली से क्या मतलब। तो अपना रोड अब दिमाग में बैठना चाहिए। अंबाला से घुसा, अंबाला से कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, 5 हो गए। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत। सोनीपत के कितने, पानीपत पहले फिर सोनीपत। सोनीपत के 4 शहर कौन कौन से, गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली। पानीपत का मेन, अगर हम उल्टे जा रहे हैं, पानीपत का समालका, आगे करनाल में नीलोखेड़ी और तराइन और एक था घरौंडा। उसके ऊपर गए तो कुरुक्षेत्र में क्या क्या था, पीपली और शाहबाद मेन। और ऊपर गए अंबाला में तो अंबाला कैंट और अंबाला शहर, ठीक है। अब दिल्ली में भूल जाओ, यहाँ पे फिर ऐसे ही जाएगा। उसके बाद ये नीचे उतरता है और जहाँ ये गलती से टाइपिस्ट को मैंने लिख के दिया था उसने मिक्स कर दिया। अब जैसे इंसान है, इंसान से गलती होती है। जो ये आपको विजिबल अगर 19 19 19 हो ना, तो ये 44 44 44 है। 19 इसी का पार्ट बनेगा पलवल के आगे जाके, जो कलकत्ता की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 19 मैंने उसको नीचे लिखा था लेकिन उसने सब में 19 कर दिया। तो यहाँ फरीदाबाद में 19 नहीं है, ये 44 है, वही 44 जो हम पढ़ रहे थे। फरीदाबाद के 2 शहर बताए आपको, एक सूरजकुंड और एक बल्लभगढ़, जिसका आप नाम है बलरामपुर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया पलवल में। पलवल का कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है, होडल। पलवल खुद भी इंपॉर्टेंट है और होडल। और यहाँ से ये निकल जाता है यूपी की तरफ। वहाँ जाते ही, हमारे यहाँ से निकलते ही इसका नंबर हो गया NH19। 44 19 अलग अलग हैं, 44 तो अलग रूट पकड़ेगा। यहाँ से जो पुराना GT रोड था ना, जो आपके यहाँ से यूपी मुड़ के फिर कहाँ जाता था, कलकत्ता। अब NH44 कलकत्ता नहीं जाता, NH44 तो पूरा कन्याकुमारी तक जाएगा। तभी तो 3700 प्लस किलोमीटर है, 3745, क्योंकि पूरा भारत लंबाई में कवर करता है वो, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखो कि जो पहले NH1 और 2 थे ना, उसका ही हिस्सा NH44 बन गया, उसका ही एक हिस्सा NH19 बन गया। 19 पलवल होडल से निकल के चला गया कलकत्ता की तरफ और 44 चला गया नीचे की तरफ, पूरा भारत कवर करता हुआ कन्याकुमारी की तरफ, ठीक है। तो ये NH19 नहीं है, 44 आएगा इसमें। जो क्लास में होंगे मैं उनको क्लास में ठीक करा दूंगी, आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ से आगे 19 जाएगा, यही 19 बनेगा जब ये कलकत्ता की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रूट था ये, देखो पूरा कवर कर लिया हमने 44 को। यहाँ से था ये अंबाला से, यानी 5 और 105 आए तो पंचकुला से हिमाचल की तरफ जाएंगे, एक स्वरा घाट या स्वर घाट की तरफ, और एक कहाँ जाएगा, शिपकिला की तरफ। और फिर एक हमने पढ़ा था मेन 5 और 105 के अलावा हमने पढ़ लिया 44। अंबाला से एंटर हुआ,
5 सीधे जिले कवर किए, फिर दिल्ली को हमने देखा, फिर नीचे फरीदाबाद और पलवल, और वहां से 44 तो सीधा चला गया नीचे क्योंकि उसको पूरा भारत कवर करना है, और जो वहां से कट के कलकत्ता की तरफ पुराना जीटी रोड नंबर 2 NH2 गया, उसको नंबर दिया गया NH19। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं NH9 की तरफ। 9 कहाँ है? दिल्ली चलते हैं क्योंकि दिल्ली से चीजें समझना आसान है जब अपने नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये है दिल्ली, जो व्हाइट कलर में तुम्हें दिख रहा है ये दिल्ली है। दिल्ली से आपके यहाँ देखो इस तरफ एक पिंक कलर की लाइन दिख रही है, विजिबल है ना? ये दिल्ली से इस तरफ में, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता ये, चलो कोई बात नहीं। दिल्ली से एक लाइन देखो इधर जा रही है, ये जिस तरफ मैंने अपनी फिंगर शो की है इस तरफ, ये है NH9। तो दिल्ली से अभी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके पहले ही बेस बनाया था। दिल्ली से कहाँ जाएगा? बहादुरगढ़। कहाँ पड़ेगा? झज्जर। आगे कहाँ निकलेगा? रोहतक के महम में, सांपला में, अस्थल बोहर में। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? हांसी, हिसार, अग्रोहा। फिर वहाँ से फतेहाबाद, फिर सिरसा और डबवाली, और फिर चला जाएगा पंजाब की तरफ। ठीक है, अब उसी के रूट को देखेंगे हम। दिल्ली से निकला रोड, यहाँ से ये देखो झज्जर, बहादुरगढ़, दिल्ली से गेटवे ऑफ हरियाणा कहलाता है बहादुरगढ़, ये रहा यहाँ बहादुरगढ़, ये झज्जर कवर कर लिया, ये आ गया रोहतक में। देखो ये रहा 9, ये 9 है, ये जो गोल चक्कर तुम्हें दिख रहा है ना रिंग जैसा, इसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज मिलते हैं, तो रोहतक में तो इंपॉर्टेंट है ही, रोहतक हमारे लिए बहुत एडवांस्ड है। तो रोहतक में देखो ये जो इधर रिंग जैसा जा रहा है ना, ये है 9। दिल्ली से निकल के आया बहादुरगढ़, झज्जर, फिर यहाँ से 9 रोहतक में महम, सांपला और अस्थल बोहर। यहाँ से देखो पूरा रोहतक में 9 है, ये चलता चला गया 9। आगे चला गया, ये देखो हिसार में, हिसार में हांसी, देखो हिसार में फिर कितने सारे पिंक हैं ये, यानी हिसार में बहुत सारे नेशनल हाईवेज मिलते होंगे। यहाँ से 9 चलते चलते आगे हिसार को कवर करके हांसी, हिसार, अग्रोहा, तीनों इंपॉर्टेंट शहर हैं। और फिर ये चला गया फतेहाबाद में, ये रहा मेन शहर। और इसके आगे बढ़े तो ये आ गया सिरसा, और सिरसा के बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ गए पंजाब जाने से पहले मंडी डबवाली या डबवाली या डाब वाली, कहते हैं डाब घास का प्रकार जो है वो बहुत ज़्यादा था यहाँ, इस कारण उसका नाम पड़ गया डब वाली। दूब की घास होती है ना, उससे इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चला गया पंजाब। तो ये हमारा पर्सनल अपने पार्ट पर सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 285 पॉइंट समथिंग या 286 किलोमीटर, जैसा याद रह जाए। नेशनल हाईवे ना जबानी याद होने चाहिए दोनों, एक 44 भी और एक ये 9 भी। 9 फिर से दिमाग में बैठा लो, दिल्ली से बहादुरगढ़, फिर रोहतक जिसमें सांपला, महम और अस्थल बोहर, फिर आगे हांसी, हिसार, अग्रोहा, फिर आगे फतेहाबाद, फिर सिरसा और मंडी डबवाली होते हुए पंजाब की तरफ चला गया। NH44 अपने यहाँ अंबाला से एंटर हुआ था, और अंबाला से कहाँ आया था वो? अंबाला से आया था कुरुक्षेत्र में, शाहबाद और पीपली में, फिर आया था करनाल में, नीलोखेड़ी, तराइन और घरौंडा में, और उसके नीचे आया था फिर पानीपत, संभाल का, फिर सोनीपत, गन्नौर, अपना ये मुरथल, इसके बाद राई और फिर कुंडली, और फिर नीचे दिल्ली आ गया, फिर पलवल, ये फरीदाबाद का सूरजकुंड और बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ कह लीजिए, और आगे पलवल, होडल, और फिर चला गया था 19 बन के वो कलकत्ता की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। चलिए वापस मैप पे आते हैं। देखो अब इस मैप के तुमने कुछ मेन हिस्से देख लिए। अब मैं तुम्हें ना 3 नेशनल हाईवे बताती हूँ। ये तीनों नेशनल हाईवे एक जैसे लगेंगे और ये याद नहीं होते, बहुत टफ है ये। 52, 152 और 352 एक जैसे लगते हैं। 52, 152 और 352। इनको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर ये देखो, ये मान लेते हैं हम लोग हमारा रेवाड़ी है, इसको फोकस में लेके पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी से एक नेशनल हाईवे बावल होता हुआ आपका गया और ये क्रॉस करता करता जींद पहुंच गया। ठीक है, जींद में एक जगह पड़ती है नरवाना, जहाँ फूड पार्क भी है। इसके थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। नरवाना, जींद, यहाँ तक जो ये रूट गया ना, एक रूट ऐसे ही बाहर राजस्थान की तरफ से आया, वो भी जींद नरवाना तक आया। एक रूट आपका ऊपर की तरफ से यानी अंबाला साइड से आया और वो भी आपके जींद में आया। ये 3 रूट अगर मैप पे रफ समझ में आ गए तो ये मैप बहुत आसान दिखेगा। इन तीनों को ही नंबर दिया गया है 52, 152 और 352। ठीक है, अब इन तीनों को मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी। जींद नरवाना अगर तुम्हें याद रह गया तो तुम्हें बहुत आसान दिखेगा। ये जो ये वाला रूट देख रहे हो ना,
ये जाता है पाली राजस्थान की तरफ नरवाना से। जो ये देख रहे हो रेवाड़ी बावल से, ये नरवाना तक जाता है, और एक रूट आपका नरवाना से अंबाला की तरफ जाता है। तो दिमाग में अगर मैप है तो बहुत आसान है, अंबाला से नरवाना तक एक रूट गया, फिर नरवाना से पाली राजस्थान तक एक रूट गया, फिर एक रूट नीचे बावल रेवाड़ी से घूमते घूमते आया नरवाना की तरफ, और नरवाना से आगे चला गया पंजाब की तरफ। ठीक है, तो ये 52, 152 और 352, जैसे 5 और 105 याद किए ना, 44 और 9, ऐसे ही हमने ये 3 देख लिए। इसको हाँ, इरेजर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 52, 352 और 152। जिसने अभी ध्यान से सुना होगा उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम सबसे पहले जींद को देखेंगे, जींद को, क्योंकि इससे हमें तीनों रूट समझने हैं। जींद को अपने दिमाग में रखो, ये है जींद। ये देखो जहाँ पे ये दिख रही है 4 डायरेक्शंस, ये जींद का इलाका है। जींद से अगर मैं ऊपर की तरफ इशारा करूँ, ये ऊपर की तरफ, ये 352 है। ध्यान से देखो, जींद से ये वाला रूट पंजाब की तरफ निकल गया, क्या डिजिट दिया, 352। जींद से नीचे की तरफ आ जाओ, जहां हमें पाली राजस्थान की तरफ जाना है। ये देखो जींद से, यहां से देखते हैं, ये रहा 352 के, यहां से आ जाओ, ये देखो 52, ये देखो 52, ये 52 राजस्थान की तरफ चला गया, पाली की तरफ। तो 52 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, 352 ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो 152 है वो अपनी तरफ अंदर अंबाला तक जाएगा। देख लो, ये रहा, ये मान लें जींद का, ये हमने यही तो देखा था जींद। 352 यहाँ से भी देख लो, तीनों समझ में आएंगे। ये देखो जींद का पार्ट है ये पूरा, ये दिख रहा है क्रॉस, ये क्रॉस, 2 क्रॉस, ये जींद नरवाना है। अब यहाँ से अगर देखें, इसको नरवाना मान लें, ये नीचे जो आ रहा था ये 352, इसको 352 को छोड़ें अभी, पहले हमने देखा राजस्थान की तरफ जो गया वो 52, और जो गया रूट अपने, देखो कैथल, उसके बाद ये कुरुक्षेत्र और अंबाला तक गया। देखो ये रहा अंबाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और नरवाना तक जो रूट आया है जींद के नरवाना तक, ये इसका डिजिट क्या है, 152। तो अगर दिमाग में एक चीज छप गई ना तो तीनों बातें समझ में आ जाएंगी। नरवाना जींद से 3 रूट याद करने हैं। एक आपके नरवाना से ऊपर की तरफ चला गया कैथल को, और ये क्रॉस करता करता अंबाला की तरफ, क्या नंबर दिया उसको, 152। 152 जहां दिया नंबर, नरवाना पे आके उसको रोक दो। उस नरवाना से नीचे जब रूट पकड़ा, जो आपका राजस्थान के पाली तक गया, तो क्या डिजिट याद करोगे, 52। एक जैसे ही तो है, ऊपर वाला 152 और इधर वाला 52। अब देखो जरा, रेवाड़ी से आ रहा था ना नरवाना तक, देखें जरा, ये देखो ये है रेवाड़ी। रेवाड़ी देखो ये वाला, जहाँ ये फिर बहुत सारी पिंक लाइंस हैं, यहाँ से निकलता है रेवाड़ी से ये 352। देखो ये वाली लाइन, ये तुम देख पाओ तो ये 352 है। झज्जर में से होती हुई फिर ये चली गई रोहतक, और रोहतक में से होती हुई आगे फिर ये चली गई जींद। तो रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, 352। ये यहाँ से 352, फिर ये नरवाना पहुंच के 352 नरवाना तक गया। नरवाना के आगे फिर उसके 2 हिस्से अलग अलग हो गए, जिनमें से ऊपर जो अंबाला तक गया उसको 152 नंबर दिया, और नरवाना से जो नीचे पाली राजस्थान तक गया उसका नंबर 52। बहुत आसान है। नरवाना जींद अगर तुम्हारे दिमाग में है तो नरवाना से नीचे ले जाओ रूट को पाली राजस्थान तक 52, ऊपर ले जाओ अंबाला तक 152, उसी से नीचे ले आओ रेवाड़ी तक लाना है, बावल तक, तो नंबर क्या दिया जाएगा, 352। नीचे 52, ऊपर की तरफ 152, और जो उन दोनों के नीचे रेवाड़ी तक जाएगा वो 352। जैसे 5 और 105 कहाँ थे, पंचकुला में। 9 का तुमने रूट देखा, 44 का रूट तुमने देखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था जो बताया जा रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे देखते हैं, अब कुछ रूट्स देखते हैं जो छोटे रूट्स हैं लेकिन बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा। आपके इस पूरे देश में, हम अगर हरियाणा की बात करें, 32 नेशनल हाईवे हम बात कर रहे हैं, उन 32 में से सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा है, जो बहुत चलता है। 44 बिजिएस्ट नहीं है, 44 लंबा है। सबसे ज़्यादा आवाजाही सामान की जो होती है ना, वो मुंबई तक जाने वाले नेशनल हाईवे से होती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं NH 8 पहले हुआ करता था, दिल्ली, जयपुर, फिर मुंबई तक जाता था। अब उसका नंबर है 48। 8 से 48 बना दिया। ध्यान से देखो, 48 ये आपके आसपास मिलेगा गुड़गांव। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली से देखो, दिल्ली के महरौली से आगे जो रूट है ना, वो सारे का सारा आपका गुड़गांव को जोड़ के और आगे निकलता है। फिर तो देखो ध्यान से, दिल्ली से टच करता हुआ 48 दिखाया, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। 48 गुड़गांव क्रॉस करते करते 48 गुड़गांव,
और फिर आगे आ गया रेवाड़ी और फिर चला जाएगा ये जयपुर। तो दिल्ली जयपुर हाईवे का नंबर कितना है? NH48। बहुत लंबा नहीं है आपके यहाँ, लेकिन बिजिएस्ट नेशनल हाईवे है ये। सबसे ज़्यादा आपके पूरे हरियाणा में आवाजाही जो सामान की चीज़ों की होती है वो NH48 पर, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। दिल्ली से निकला, आपके यहाँ तो बस रेवाड़ी और गुड़गांव, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 3 ही शहर मेन पड़ते हैं, एक मानेसर इसका, एक धारूहेड़ और एक बावल रेवाड़ी के। तो 3 शहर, 2 जिले, बस सिर्फ 2 जिले हैं, एक गुड़गांव और एक रेवाड़ी। क्या नेशनल हाईवे है ये? 48। तो 9 हमें याद है, 44 हमें याद है, 352, 152, 52 और 48। ठीक है। अब देखो 19 नेशनल हाईवे जो मैंने बताया, पहले 44 है, आगे जाके पलवल से यूपी की तरफ 19 है ये। ठीक है। अब ये बता रहे हैं 248 भी देख लें। 248 भी सिर्फ 2 जिलों को टच कर रहा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है ये। रेवाड़ी के आसपास बहुत छोटे छोटे हैं, मेवात नूह के आसपास। ध्यान से देखो 248 यहाँ से है, ये गुड़गांव से निकला। जो 48 है ना आपका, जो बिजिएस्ट है, उसी में से गुड़गांव में से ही 248 निकला, 248A, और गुड़गांव को क्रॉस करता नूह, मेवात को क्रॉस करता, और फिर ये चला गया राजस्थान की तरफ। तो गुड़गांव से एक रूट तो रेवाड़ी की तरफ गया और एक रूट गुड़गांव से नूह की तरफ गया। जो रेवाड़ी की तरफ गया वो NH48 है, और जो नूह की तरफ गया वो 248A है। तो 48, 248 एक जैसी तो हैं, ये एक जैसे याद करोगे तो बहुत आसान दिखेंगे। ठीक है। तो 48 आ जाए या 248 आ जाए, 248, ये एक ही है। ठीक है। 19 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 919 ये बड़ा डिजिट है, 919 का। 919 ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, साउथ की बेल्ट में है। ध्यान से देखो, रेवाड़ी के पास से आपका 919 है, रेवाड़ी के पास से, और ये आपके मेवात को क्रॉस करता हुआ और फिर आपके पलवल तक पहुंच गया। ठीक है। तो ये मेनली रेवाड़ी और मेवात और पलवल के बीच में है 919। जैसे देखो अभी हमने 48 किया था तो गुड़गांव और रेवाड़ी था, फिर हमने 248 किया तो गुड़गांव और मेवात निकला, या नूह कह लो। अब 919 कहें तो नीचे की बेल्ट में याद कर लेना। कौन कौन से याद करोगे? रेवाड़ी, गुड़गांव और आपका ये वाला हिस्सा, क्या नाम है इसका, पलवल, ये 919 है। तो नीचे की बेल्ट में है कौन कौन से? 48 भी, 248 भी और 919 भी। जैसे 5, 105 और 7 कहाँ थे? पंचकुला के आसपास ना। जैसे 352 कहाँ था? रेवाड़ी के बावल से लेकर नरवाना तक। 52 कहाँ तक था? नरवाना जींद से पाली यानी राजस्थान की तरफ वाला। और 152 था नरवाना से ऊपर की तरफ तक, अंबाला तक। ठीक है। तो एक जैसे डिजिट हैं, याद हो जाएंगे। 919, 248 और 48 ये नीचे की बेल्ट में है। इसमें रेवाड़ी कवर होगा, गुड़गांव और आपका मेवात नूह, ठीक है, पलवल तक। ये हो गए मेन से। 248, 48 मैंने बता दिया, 19 बता दिया, 919 बता दिया, यही लिखे हुए हैं ये सारे। 352 मैंने बता दिया, 352 9 हो गया, 352 709A, 709A भी देख लो। देखो पहले ना पुराने टाइम में 2 थे, 71, 72, अब वो नहीं है, अब उनके नए नाम चेंज कर दिए। ये पानीपत को जोड़ता है 709 आपके रोहतक से। देखो पानीपत और रोहतक, इनके बीच में है आपका 709। तो इंपॉर्टेंट है, 2 बड़े शहर पानीपत रोहतक के बीच में NH 709 है। 709 है, 709A भी है। इसके बिल्कुल ऊपर देखो, ये रहा 709A। 709 कहें तो पानीपत से रोहतक को जोड़ता है, इसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक आ गया। 709A कहें तो करनाल से स्टार्ट होता है यहाँ से, और करनाल क्रॉस करता हुआ, जींद क्रॉस करता हुआ, और आपके ये हिसार को क्रॉस करता हुआ भिवानी, फिर कहते हैं राजस्थान की तरफ निकल जाता है 709A। तो 709 आपका पानीपत से रोहतक को जोड़ता है, और अगर 709A कहेंगे तो वो करनाल से क्रॉस करता करता भिवानी से फिर राजस्थान की तरफ। तो यानी 2 जैसे लिंक मार्ग थे ना रेलवे के, ऐसे ये 2 हैं, 709 और 709A। अगर दिमाग में मैप है तो बहुत आसान है। एक पानीपत सोनीपत का रोड क्रॉस करते हुए रोहतक तक 709, और 709A है तो ऊपर करनाल, उसके बाद जींद, उसके बाद थोड़ा सा हिसार और भिवानी और फिर राजस्थान। ठीक है। तो 709 या 709A आ जाए तो आपको करनाल और रोहतक वाला रूट याद करना है। 48, 248 और 919 आ जाए तो आपको वो नीचे की पट्टी याद करनी है। और अगर 9 नंबर आ जाए तो दिल्ली से लेके और पूरा रूट पकड़ जाओ, सबसे लंबा 285 पॉइंट समथिंग या 286 किलोमीटर, डबवाली से आगे पंजाब तक का इलाका। अगर 52, 152 और 352 आ जाए तो नरवाना जींद को दिमाग में बैठा लो। जो नरवाना जींद से राजस्थान की तरफ गया पाली की तरफ वो 52, जो नरवाना जींद से ऊपर अंबाला तक
तक गया वो आपका 152, और जो रेवाड़ी बावल से नरवाना तक घूमते हुए गया वो आपका 352। ठीक है। 48 कहाँ है? दक्षिण की पट्टी में, सबसे बिजिएस्ट नेशनल हाईवे है। गुड़गांव और रेवाड़ी के 3 शहर पड़ते हैं। ऐसे ही 248 कहाँ है? तो वो भी दक्षिण की पट्टी में। 919 कहाँ है? वो भी दक्षिण की पट्टी में। 709 और 709 ए कहाँ है? तो ये पानीपत, सोनीपत और अपना ये रोहतक वाला, करनाल से होते हुए जींद, हिसार और भिवानी और फिर राजस्थान वाला। ठीक है, ये मेन सारे बता दिए मैंने आपको जो इसमें दिए हुए हैं। तो 709 ए पता चल गया हमें, 709 पता चल गया, 44 मैंने पहले ही बता रखा है, 9 352 पहले ही बता दिए, 52 क्लियर है हमें, और 9 152 और 152 और 44 और 344 जो है ना, ये एक 907 दिया है, बहुत छोटा सा, सिर्फ एक जगह लिखा है, अगर आपको दिखे यमुनानगर के पास 907। ये बेसिकली आपके यहाँ बहुत छोटा है। पौंटा साहिब का नाम सुना होगा ना, गुरुद्वारा भी फेमस है, वहाँ से आपके यहाँ यमुनानगर तक है बस। ये मतलब इसको नंबर दे दिया, नंबर आगे भी गया है लेकिन नंबर दे दिया 907। 709 कहें तो करनाल की पट्टी याद करना, इसकी पानीपत वाली। 709 ए कहें तो करनाल से जाएगा भिवानी राजस्थान, और अगर 907 कहें तो फिर आपके यमुनानगर तक ही है मेन। यमुनानगर ये देखो ये रहा, यमुनानगर पौंटा साहिब निकलेगा 907। 709 कहेंगे तो करनाल से देखो ये रहा, ए लगा दे। 709 कहें तो पानीपत से रोहतक। ठीक है, तो 709, 709 ए और 907 ये सब आसपास हैं। आसपास का मतलब एक लाइन पर है। 907 आपका पौंटा साहिब यमुनानगर है, 709 ए आपका करनाल से भिवानी तक फिर राजस्थान तक है, 709 आपका पानीपत, सोनीपत और रोहतक के बीच में है। ऐसे ही है जैसे 52, 152 और 352 थे, या 5 और 105 थे, या 48 और ये अपना था 248, ये सब एक जैसे हैं। जो एक जैसे हैं वो इजीली याद होंगे। ठीक है, तो अब हमने मेन सारे देख लिए डिजिट्स। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिसके पास किताब हो वेल एंड गुड है, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें जो डिजिट दिए हैं मैं नंबर बोलती हूँ। 105, 5, 7, 7 आपका निकल जाता है हरिद्वार की तरफ, तो पंचकुला, अंबाला और ये क्रॉस करता हुआ फिर ये निकल जाएगा हरिद्वार। 105 और 5 जाएंगे हिमाचल प्रदेश, शिपकिला और स्वरा घाट, और 7 जाएगा आपका हरिद्वार की तरफ। फिर दिया है 344, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 907 मैंने आपको बता दिया, 907 थोड़ा सा बस आपके यमुनानगर को क्रॉस करेगा। 44 की पूरा रूट बताया, 152 पूरा बताया, और 352 बताया, 52 बताया मैंने आपको, 9 बताया, 52 ये तो सेम है, 709 बता दिया, 44, 709 ये सेम है, जो मैंने पढ़ाया ना वो सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक बार अपनी किताब उठा के पढ़ना, फिर तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैप से हम लोगों ने नेशनल हाईवेज को आज जान लिया। ये देखो यहाँ पढ़ रहे थे ना हम, कुल लंबाई 285। अब इनको पढ़ोगे ना, ये तो बहुत आसान है, ये सेम वही बातें बहुत शॉर्ट में बता रखी हैं। बल्कि ये जैसे 5वां है, देखो अभी पढ़ाया तो तुम्हें, 5वां कहाँ है? स्वरा घाट वाला, यानी हिमाचल वाला। तो अंबाला पंजाब बॉर्डर, पंचकुला चंडी मंदिर, पिंजौर कालका हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। फिर 7 मैंने क्या बताया, ये इसमें निकलेगा अपने पंजाब पंचकुला वाला इलाका। फिर 11 जो है ये नहीं बताया, ये नारनौल रेवाड़ी के पास है नए नेशनल हाईवे के साथ। 44 बताया कि पूरा वो जो लंबा चौड़ा है, देश का सबसे लंबा, तो इसमें सारा कुछ आ गया, पूरी वो लाइन आ गई। पढ़ोगे ना इसको, अंबाला शाहबाद पीपली सब कुछ दिया है। 48 मैंने बताया सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, 48 वाला। 148 ए जो गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर के आसपास, NH8 जो पहले था। 54 जो है सबसे छोटा डबवाली 5 किलोमीटर वाला। 352 मैंने आपको बता ही दिया, ये 352 ए है, जींद गुहाना सोनीपत वाला। अगर 352 आए तो फिर वो वाला 352, 152 और 52 वाला। ठीक है, इसके बाद 709 है, ये लंबा सा रूट बताया ना मैंने आपको, रोहतक वाला, करनाल वाला, ये 709, 709 ए, तो ये रहा देखो, भिवानी तक जाएगा फिर ये। ठीक है, इनको आप अगर किताब से पढ़ोगे तो ये बहुत छोटी चीज़ें, मैंने इससे ज़्यादा चीज़ें आपको समझा दी। ये मैप हमारा कंप्लीट हुआ। राजकीय राजमार्ग क्या होते हैं? स्टेट हाईवेज, जिनकी देखरेख कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। चलो टाइम भी हो गया, फटाफट पढ़ते हैं। राजकीय राजमार्ग सड़कें जिला मुख्यालय जो राज्य के हैं, औद्योगिक नगर और अन्य शहरों को आपस में जोड़ती हैं। इनका काम कौन करेगा? राज्य करेगा, नाम ही दिखा रहा है। तो राजकीय राजमार्गों का रख रखाव और निर्माण का काम राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD जिसको बोलते हैं वो करता है। राज्य का सबसे छोटा आपका हाईवे है SH6, SH मतलब स्टेट हाईवे, और बड़ा है SH12, वैसे भी 6 से बड़ा 12 होता है। तो आपके हरियाणा के अंदर जो हरियाणा सरकार ने सबसे बड़ा हाईवे बना रखा है अपना, हरियाणा का स्टेट हाईवे, वो नंबर 12 है, और सबसे छोटा है 6, तो 6 12 याद रहेगा। सबसे लंबा देश का 44 है, आपके यहाँ से भी गुजरता है। आपका अपना पर्सनल अगर आप टोटल गिनते हैं तो नंबर 9 है, और सबसे छोटे में फिर वो जो 5 किलोमीटर का आपका डब्बाली वाला है।
ठीक है। तो सबसे छोटा आपका राज्य राजमार्ग है, देश का नहीं कह रही है, SH6A है, जिसकी कुल लंबाई महज 3.7 किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य का राजमार्ग स्टेट हाईवे 12 है, कुल लंबाई है 192 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर, तो काफ़ी बड़ा है। 6 और 12 याद रखना। राजकीय राजमार्ग, इनकी लंबाई दी गई है, तो ये स्टेट हाईवेज है। मुझे नहीं लगता इतना एक एक पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक रीडिंग चाहो तो अपनी ले लेना। वैसे ये सारे आने की उम्मीद नहीं होती। 6 पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा है। 6A ये रहा, जगाधरी पौंटा साहिब, अभी हम नेशनल हाईवे भी पढ़ के आए थे, इससे जुड़ा हुआ। एक 12 पढ़ लेते हैं, ये रहा 192 करनाल जींद हांसी और तोशाम यानी भिवानी वाला। ठीक है। जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें वो होती हैं जो जिले को आपस में जोड़ती हैं, तो इनका पैसा भी राज्य सरकार देगी। तो जिला मुख्यालय को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ती हैं, कस्बों से, उत्पादन केंद्रों से, मंडियों से, तभी तो नाम जिला सड़कें हैं। रख रखाव और निर्माण का काम स्थानीय नगर निगम, जो लोकल एरिया है, या पंचायती राज, क्योंकि गांव की सड़कें हैं वो देखेगा। अब हमारे राज्य में सड़कों की लंबाई 21-22 हज़ार किलोमीटर है, जैसे नेशनल हाईवेज की महज 3,000, 2% तो था ना। इनकी लंबाई ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये राज्य के अंदर अंदर है, छोटी छोटी सड़कें हैं, इनको बनाना बहुत सस्ता पड़ता है, इनको बहुत कोई ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ता। इसलिए आप देखो गाँव से गाँव की सड़क बहुत महंगी और इस तरह की नहीं बनती। इसके बाद है एक्सप्रेस वे आपके यहाँ 4 हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझाना पड़ेगा। चलो मैं इसको कल पढ़ा दूंगी, बस ये लास्ट रह गया एक एक्सप्रेस वे का। देखो इसके बाद तो मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे इसको बिना समझाए पढ़ाऊंगी तो फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। रेल परिवहन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखने में तो लग रहा है 2-4 लाइन है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा समझने का टॉपिक है, तो कल पढ़ाऊंगी इसको। बाकी हमने मेन नेशनल हाईवेज आज पढ़ लिए, कल हम एक्सप्रेस वे पढ़ लेंगे इसमें, और इसमें एक पत्रकारिता रह गया, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद आपका टॉपिक बचेगा पशु जनगणना वाला, उसको मैं और करा दूंगी, और उसके बाद कुछ बचेगा तो आप लोग बता देना, वरना मुझे लगता है कि लगभग चीज़ें कंप्लीशन पर आ गई। ठीक है, चलिए 2 दिन की क्लास हार्डली और रह गई है, इनको कल पूरा कर लेंगे इस टॉपिक को। और एक खेल वाला जो आज कराना था, पर क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया, नेशनल हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टफ भी है, इसलिए मैंने पहले नहीं पढ़ाया। पहले 2 परिवहन कराए आसान वाले। उम्मीद करती हूँ ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा खुद से काम करना पड़ता है, जैसे मैंने जो मेहनत की वो मेरे काम आई, आपको अपने पार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। किताब लेके बैठना, थोड़ा सा समझना मैप से, 907 या 709 ए कहाँ है, 352, 152 कहाँ है, 48 248 कहाँ है, तो ये पढ़ने पड़ते हैं। 9 का रूट कौन सा है, 44 का रूट कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तभी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, बाकी मुझे लगता है अगर समझ लिया है तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए कल मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और एक हमारा टॉपिक रहता है खिलाड़ियों से संबंधित। मैंने पुरस्कार तो करा दिए थे, खिलाड़ी रह गए थे, तो खिलाड़ियों वाला टॉपिक भी कल ये बचा हुआ और खिलाड़ियों का टॉपिक पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। और बहुत सारे बच्चे जो हैं मैसेजेस भेजते हैं, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं उनसे दिखता है कि वो पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और एक क्वेश्चन अटक गया तो उसमें अपना मूड ऑफ नहीं करना होता, उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नेशनल हाईवे का कोई एक टॉपिक समझ नहीं आया, हम मान लें हमें 907 समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं करना, गूगल पे जाके नेशनल हाईवे नंबर 907 इन हरियाणा, या हिंदी में लिख दो हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 907, पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। बस बात यह है कि उसको पढ़ के वो याद नहीं रहता, कोई बता दे तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको तैयार कर लेना, ये हर बार आता है। और आते क्या है, यही या तो डिजिट आ जाएंगे या फिर कौन सा शहर किसके किनारे बसा है वो पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड नाइट। खूब पढ़ते रहो। और देखो सब्जेक्ट तो कंप्लीशन पर आ गया, पर मेन चीज़ ये नहीं है कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मेन चीज़ है कि क्या तुमने तैयार कर लिया। अब पेपर आएंगे सारे, इकलौता एक ही पेपर हुआ था ढंग का, ग्राम सचिव का, वो भी गड़बड़ी में आ गया। अब थोड़ा सा ये अपना रोजगार का मुद्दा दोबारा से उछला है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगी जितना हो सके सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि नौकरी किसी एक की नहीं है, सब की एक हक है, सबको कम से कम लड़ने का तो हक है ही कि नौकरियों की इस फाइट में हम भी शामिल हों। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बहुत गलत है। मेहनत करने वाले बच्चे का पत्ता साफ कर देते हैं थोड़े से बेवकूफ़ लोग, और जिनके कारण पूरे प्रशासन में गड़बड़ दिखती है। तो ये थोड़ा सा सरकारों को सख्त होना चाहिए, और जब उन्हें लगेगा कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं और लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, तो सरकारें अपने आप थोड़ा सा डरेंगी और उनको लगेगा कि फेयर काम करना चाहिए। और पेपर भी टाइमली लेने चाहिए, क्योंकि कितने ही बच्चे हैं जिनको 2-2 3-3 साल हो गए फॉर्म
फॉर्म भरे हुए, पेपर ही नहीं ले रही है। हरियाणा सरकार की हालत देख लो, ये नहर पटवारी और ये कितने पुराने, ग्राम सचिव आज का थोड़ी है, लेकिन पेपर अब लिया, अब भी उसमें हालत कितनी खस्ता थी। तो ये दिक्कतें हैं। पेपर का एक सेट पैटर्न होना चाहिए, पेपर टफ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पैटर्न सेट हो कि भाई इस लेवल तक की चीजें आएंगी, बेशक टफ दे दें, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। पेपर टाइम पर होने चाहिए, टाइमली उनके रिजल्ट आने चाहिए, और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ज्वाइनिंग्स हो जानी चाहिए। और हरियाणा सरकार की तो सबसे बड़ी दिक्कत है, पुराने लोगों को भी हटा देती है। अब आप देखो 2015 वाले टीचर्स हटा दिए, अब कितना गलत किया है। इंग्लिश वाले टीचर्स हटा दिए, पीछे वो संस्कृत वाले टीचर्स हटा दिए थे, उससे पहले वो पीटीआई हटा दिए थे। तो ये सरकार का रवैया बहुत ही गलत है, बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि एक इंसान जब तैयारी करता है तो वो जी जान लगाता है। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनका तो पता ही नहीं ना उन लोगों को। जितने राजनीति में बैठे हैं 100% लोगों ने कभी तैयारी ही नहीं की। अगर तैयारी की होती तो पता होता दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके एक आशा की किरण मन में होती है कि अब मुझे आ गया, अब मुझे दिक्कत नहीं है। ये कोई मजाक थोड़ी है टॉपिक्स पढ़ने, नेशनल हाईवे कोई मजाक नहीं है कि आप सुने और सीधे तैयार हो जाए। पढ़ना पड़ेगा भी, इस पे घंटे देने पड़ते हैं कई, तब जाके टॉपिक तैयार होते हैं। तो इसलिए मेहनत करने के बाद बुरा लगता है जब सिलेक्शन नहीं होता, मुझे बात पता है, क्योंकि हम भी अपने टाइम में बहुत मेहनत करते थे। चलो कोई नहीं, चीज़ें सुधरेंगी, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि भाई कुछ तो होगा, कभी तो लोग जागेंगे। 25 तारीख के ट्विटर अभियान में सभी लोग हिस्सा लेना। ट्विटर अकाउंट बना लो, अगर तुम्हें नहीं बनाने आते लोगों से पूछ लो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा सरकार, ये दबाव एक सरकार पे नहीं आएगा, अगर केंद्र सरकार पे दबाव आएगा ना तो ऑटोमेटिकली राज्य तो अपने आप सुधर जाएंगे। राज्य तो बिगड़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि केंद्र आराम से बैठा है। केंद्र कॉन्शियस हो तो राज्यों की औकात ही नहीं है कि वो पेपर ना लें या पेपर लीक हो जाए। तो अगर एक चीज़ भी ढर्रे पे आ गई ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सुधरेंगी। तो अभी राज्य की बात छोड़ के कि राज्य में क्या होगा, पहले केंद्र के साथ भी अगर हम कुछ भी अच्छा कर पाते हैं अपने बिहाफ पे तो केंद्र सुधरने की कोशिश करेगा, उसकी देखा देखी यहाँ राज्य में अपने आप चीज़ें बदलेंगी। और अगर ये अभियान सफल रहे ना तो फिर हरियाणा सरकार को नौकरियां देनी पड़ेंगी। जो इतनी नौकरियां भरवा के पेपर बच्चों के फॉर्म करोड़ों रुपए खा गए, अब उनके पेपर लेने पड़ेंगे, और पेपर लेने के बाद रिजल्ट देने पड़ेंगे, और फाइनली ज्वाइनिंग्स देनी पड़ेंगी। तो सभी लोगों को यही करना पड़ेगा कि जब जब इस तरह की मुहिम तुम्हें दिखे देश में, तुरंत उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाओ। ठीक है, वो चिड़िया वाली कहानी हमेशा याद रखो कि जब जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के ला रही थी, तो हाथी हंसने लगा कि मूर्ख चिड़िया, तेरी इस चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी? तो उसने कहा ना बुझे, कोई दिक्कत नहीं, कल को जब मरेंगे तो मुझे ये शांति होगी कि मैंने अपने हिस्से का कर्म किया। बेशक मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैंने अपने हिस्से की मेहनत की। यही हमें करना है। हम नहीं सोच सकते कि आज ही सिस्टम बदल जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पेपर लीक ना हो। होंगे पेपर लीक अभी, लेकिन अंदर तक सरकार को ये महसूस हो कि लोग जाग गए। और ये लोग कोई किसान या आम आदमी नहीं है, ये लोग यंग लोग हैं, और यंग लोग इतिहास रच सकते हैं। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को ऐसे ही पूजनीय नहीं कहा जाता। तो इसीलिए सरकारों को झुकना पड़ेगा अगर सब लोगों में एकजुटता दिखी। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जब जब ज़रूरत हो गलत के खिलाफ तो बोलना भी सीखिए, क्योंकि लड़ना ज़रूरी है आज के माहौल में, तो खासकर आपस में नहीं लेकिन राजनेताओं के विपक्ष में। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।